हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो मैं हूं काजल। मैं आज आपको क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ाने जा रही हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, पहेली और बूझो ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर थे। तो ये अपने समर वेकेशंस पे अपने अंकल के घर जाते हैं। तो उनके अंकल जो थे वो क्या थे, फार्मर। अब फार्मर है तो फार्मर्स के पास तो बहुत सारे टूल्स भी होंगे। तो क्या है, तो वो लोग दोनों भाई बहनों ने, पहेली और बूझो ने बहुत सारे टूल्स देखे, जैसे कि खुरपी, श्रिंकल, सॉवर, ग्रो एक्सेट्रा। तो ये सब किस चीज में, फार्मिंग में यूज आता है। जैसे खुरपी है, वो घास निकालने के काम आएगा। प्लू है, प्लू क्या है, गड्ढा खोदने के काम आता है। तो वो क्या है, ये सब चीजों को देखते हैं। तो बूझो के मन में क्वेश्चन आता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। अब इसके दिमाग में क्वेश्चन जो था, अब ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम वो चीज देखता है, तो हर एक आदमी के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि हाउ टू यूज इट, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। यही सब क्वेश्चंस आते हैं कोई भी न्यू चीज देखने के बाद। तो बुझो के दिमाग में भी यही क्वेश्चन है, आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। अब बुझो को तो उतना पता है नहीं, उसने फर्स्ट टाइम देखा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्या उसके आंसर मिलता है या फिर नहीं। यू हैव लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपने ये तो अच्छे से पढ़ा होगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। क्यों चाहिए? माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, बट क्यों चाहिए? तो उसका आंसर है क्योंकि हम लोग को फूड से एनर्जी मिलती है। अगर हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर, अब देखो फार्मर है, फार्मर को एनर्जी नहीं मिलती है। तो अगर फार्मर को एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो आगे का प्लांट कैसे उगाएगा, आगे क्रॉप कैसे उगाएगा। अब बाकी बिजनेस मैन है, अगर उन्हें एनर्जी नहीं मिल रही तो वो प्रॉफिट में कैसे जाएंगे, वो तो ऑब्वियसली लॉस में जाएंगे। इसलिए हर एक बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, भले ही वो छोटा सा बच्चा हो, क्योंकि छोटे से बच्चे को तो कोई जॉब करना नहीं होता, बट एनर्जी तो चाहिए। अब एनर्जी नहीं रहेगी तो वो 1-2 साल में डेथ हो जाएगी उसकी। फिर फिर आगे कैसे बढ़ेगा, वो बड़ा नहीं होगा तो फिर बाकी तो सब चीज में लॉस चला जाता है अगर एनर्जी नहीं मिली तो इसलिए एनर्जी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। और अगर एनर्जी चाहिए तो फूड कंज्यूम करना पड़ेगा, है ना। प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ। अब ये तो सब जानते हैं कि प्लांट्स खुद से फूड बनाते हैं। अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना कि क्या ह्यूमन बींग्स भी अपना फूड खुद बनाते हैं। इज ह्यूमन बींग मेक देयर ओन फूड। तो आगे हम पढ़ते हैं, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। आपको तो आंसर इधर ही मिल गया, बट मैं ये कह रही हूँ कि आपको कमेंट में रीजन के साथ देना है, अगर नहीं तो क्यों, अगर हाँ तो क्यों। ओके। तो उसके बाद, एनिमल इंक्लूडिंग कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डिड एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स फूड को कहाँ से मिलता है? एनिमल को फूड कहाँ से मिलता है? जब वो खुद नहीं बनाते तो उन्हें फूड कहाँ से मिलता है? जैसे प्लांट्स तो खुद बनाते तो उनके पास है, हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। ओके। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। मैंने अभी ये क्वेश्चन पूछा था, क्यों? You already know the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions. अभी मैंने यही चीज टिट्टो बताई थी। हम लोग की बॉडी में एनर्जी के लिए हम फूड खाते हैं
और वो एनर्जी हमारी बॉडी को वेरियस फंक्शंस में मतलब हेल्प करते हैं, क्योंकि एनर्जी है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो आप पूछोगे कि मैम ये रेस्पिरेशन क्या होता है और ये एक्सक्रीशन क्या होता है? डाइजेशन सब जानते हैं कि मतलब जो खाना पचता है वो। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, एक्सक्रीशन मतलब सांस छोड़ना, मतलब आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। We get our food from plants or animals or both. हम लोग अपना फूड जो प्लांट से भी लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं और दोनों से लेते हैं। अब आप मेरे को कमेंट में बताना प्लांट से कौन कौन से फूड लेते हैं हम, एनिमल से कौन कौन से फूड लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ। अब एनिमल से एग लेते हैं, प्लांट से मान लो एप्पल लेते हैं। तो गाइस इन दो एग्जाम्पल के अलावा बताना, ये दो एग्जाम्पल मत बताना, क्योंकि मैंने ये बता दिया आपको। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? अब यहाँ पे बोला है कि अब एनर्जी तो सबको चाहिए, ऐसा तो नहीं फार्मर उगा रहा तो फार्मर को ही बस एनर्जी चाहिए और किसी को एनर्जी नहीं चाहिए। फार्मर एनर्जी लेके करेगा क्या जब पूरे इंडिया को फुलफिल नहीं हो रहा फूड? फिर चलो मान लिया 1000-2000 पीपल भूखे रह गए, मगर बाकी तो बच्ची कुची कंट्रियां, उन्हें तो एनर्जी की जरूरत है ना, तो उन सबको एनर्जी कहाँ से मिलता है? सब तो फार्मिंग नहीं करते। अच्छा चलो बताओ किस किस के फादर फार्मर है, वो कमेंट में बताएंगे, मेरे को मैसेज करेंगे कि मेरे फादर फार्मर है। ओके, तो फिर अब क्या है, एक ही फार्मर बहुत बड़े लैंड में क्रॉप उगाता है। उसी जब वो क्रॉप उगाता है इतने बड़े लैंड में, तो वो सारा तो खुद नहीं रख सकता, वो थोड़ा सा अपनी नीड के अनुसार रखता है और बाकी जाके मार्केट में सेल कर देता है। मार्केट में वो सेल करता है तो उसी से बाकी इंडिया के लोग खरीदते हैं। अब ऐसे नहीं कि बस पूरे वर्ल्ड में एक ही के पापा फार्मर हो गए, फिर किसी कोई एक ही फार्मर है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे फार्मर है। तुम सबके पास लैंड होते हैं। Food has to be produced in a large scale. अभी मैंने बताया था कि अगर सबके घर में तो फार्मर होते नहीं है, अब ऐसा तो नहीं है कि सबके फादर फार्मर ही होंगे। इसमें क्या है कि जो फूड होता है वो लार्ज स्केल पे उगाया जाता है, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में उगाया जाता है। In order to provide food for a large population, अब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया के, अब सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में आता है इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना, है ना। तो फिर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो इतना ज्यादा भी तो खाना उगाना पड़ेगा। तो वो लोग प्रोडक्शन अपने हिसाब से करते हैं। अब जितना उनके पास लैंड है वो पूरे लैंड में प्रोडक्शन करते हैं फार्मर्स। अब इतने सारे फार्मर्स हैं इंडिया में, लाखों करोड़ों, तो इसी वजह से इंडिया की नीड्स फुलफिल हो जाती है, क्योंकि फार्मर की भी मात्रा ठीक है, मतलब फार्मर की भी क्वांटिटी ठीक है, और जो उनके पास लैंड है जिसमें वो लोग ग्रेन्स उगाते हैं वो भी ठीक है, मतलब ज्यादा अमाउंट में। Regular production, proper management and distribution of food is necessary. अभी मैंने बताया कि पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए तो उतना ज्यादा फूड मतलब फूड प्रोड्यूस करना पड़ता है, और उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। और जो फूड वो लोग उगाते हैं उसका भी वो भी तो डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केट में। अब जैसे देख लो, पैकेट में 5 किलो का होता है, 25 किलो का होता है, 10 किलो का होता है, ऐसे। Agricultural practices. Till 1000 BC, people were nomadic.
They were wandering in groups from place to place. अब क्या बोला जा रहा है, जो नोमैडिक्स थे, जब 10,000 BC चल रहा था, तब क्या जो पीपल थे नोमैडिक थे। तब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये नोमैडिक क्या होता है। तो नोमैडिक ये होता है जैसे जो लोग रहते हैं जिनके पास प्रॉपर लैंड नहीं होता, घर नहीं होता, तो उस टाइम के लोग के पास तो कुछ भी नहीं था, उन लोग को तो पता भी नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, जगह जगह भटकते थे, मतलब जंगलों में घूमते थे, और जो जगह उन्हें सेफ लगती थी अपने शेल्टर के लिए, तो उस जगह के ट्रीज को बर्न करते थे। जो ऐश निकलती थी, पहले तो उन लोग को पता नहीं था फार्मिंग के बारे में, तो वो लोग जो ट्रीज से फल फूल मिलते हैं उसी से किया करते थे, गुजारा चलाया करते थे, एनिमल्स को हंट किया करते थे। उसके बाद फिर उनके दिमाग में आइडिया आता है कि हम लोग क्यों ना उगा लेते हैं, तो वो लोग उगाते हैं। तो वो नोमैडिक पीपल्स अपने मतलब उधर ही ट्रीज बर्न करके उगाना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से ट्रीज बर्न करने के बाद उगाते हैं, तो उन्हें फर्टिलाइजर की भी जरूरत पड़ती है। अब मैं कहाँ BC की बात कर रही, तो उस टाइम पे तो फर्टिलाइजर इन्वेंट हुआ नहीं था, तो उस टाइम पे क्या है, वो ऐश से काम चलाते थे, ऐश एज अ फर्टिलाइजर वो यूज करते थे। ऐश को जमीन में छिड़कते थे और वो एज अ फर्टिलाइजर वर्क करता था। अभी के टाइम पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट क्या फर्टिलाइजर आ गया तो अब कोई यूज करता नहीं है। अब मैं इधर पढ़ के बता देती हूँ। They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. अब मैंने यही बोला था कि वो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल को ट्री से तोड़ते थे और खाते थे, और एनिमल्स को हंट करके खाते थे। Later they could cultivate land and produce rice. बाद में उन्होंने लैंड को मतलब फर्टिलाइज करना शुरू कर दिया, उसमें खाना उगाना शुरू कर दिया, और तभी जन्म हुआ एग्रीकल्चर का। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale. अब गाइस मैं आपको एक क्वेश्चन कमेंट में आंसर देने के लिए पूछ रही हूँ, तो आप मेरे को पहले इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में टाइप कर दें कि क्रॉप और प्लांट ये दो अलग अलग वर्ड है, मीनिंग सेम है। एक पौधा, पौधे से रिलेटेड प्लांट भी है, पौधे से रिलेटेड क्रॉप भी है, तो प्लांट और क्रॉप में डिफरेंस क्या है, तो मैं आगे पढ़ाती हूँ, आप जब तक टाइप कर लीजिए। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat. You already know that crops are the different types like cereals, vegetables and fruits. अब यहाँ पे कहा गया है कि क्रॉप में अगर हम लोग वीट का क्रॉप उगाते हैं, लार्ज स्केल में हम लोग एक वीट का पेड़ लगाएंगे, और उसी वीट के पेड़ जितने जितने बहुत सारे वीट के पेड़ हैं, और उस पूरे लार्ज स्केल में मतलब एक लार्ज स्केल में एक ही टाइप का क्रॉप लगाया जा रहा है, तो उसे क्रॉप कहा जाता है। मतलब सेम type of plant is grown in the large scale of land is known as crop. ये easy definition थी। For example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat. अभी मैंने कहा अगर wheat के क्रॉप लगाओगे तो वो जो फील्ड में सारी क्रॉप्स है वो सारी क्रॉप्स wheat की ही होगी,
और किसी की हो ही नहीं सकती। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. अब आप ये सब जानते हैं कि जो क्रॉप होता है वो बहुत सारे टाइप्स का होता है, जैसे cereal, vegetable, fruit, etc. These can be classified on the basis of the season in which they grow. अब ये किस चीज पे डिपेंड होते हैं? जो सीजन के बेस पे ये लोग ग्रो करते हैं। अब मानो आप ठंड के मौसम में आप आम उगाने चाहते हो, उगेगा। आप ठंड के मौसम में भिंडी उगाओ, उगेगा। मुश्किल से उस पेड़ में वो पेड़ अगर बढ़ भी जाता है तो उसमें फ्रूट नहीं लगेगा, या फिर वो पेड़ बढ़ेगा ही नहीं। चलो वो प्लांट बढ़ भी गया, उसमें फ्रूट लग गया, तो मुश्किल से वो 2 to 3 डेज तक ही रह पाएगा। उससे ज्यादा मतलब ठंड के मौसम में उस प्लांट को सरवाइव करना बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो समर सीजन का प्लांट है और वो विंटर सीजन में ये मतलब सीजन का डिफरेंस हो जाता है ना, सॉइल का डिफरेंस हो जाता है। अब उन लोग को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो ग्रो कैसे करेंगे? दिस इज द मैटर। अब आप मान लो एप्पल ठंड के टाइम पे उगता है ना, तो एप्पल को अगर आप उगाने चलो गर्मी के मौसम, क्या होगा? ऑब्वियसली खराब होगा, ट्री खराब हो जाएगा। अब वही चीज मैं आपको बताती हूँ। ठंड के मौसम में जैसे बहुत सारी चीजें उगाई जाती है ना, तो गाइस ऐसे ही मैं सीजन का बता रही हूँ। तो सीजन के अनुसार मतलब सीजन को देख के ही कोई भी प्लांट लगाए जाते हैं। अब जब हम लोग विंटर सीजन का प्लांट समर सीजन में लगाएंगे तो वो अगर ट्री ही नहीं सरवाइव कर पाएगा तो हमारा क्या फायदा होता है? इससे तो अच्छा है ना समर सीजन का समर सीजन में लगाओ, विंटर सीजन का विंटर में। India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. अब क्या इंडिया जो है वास्ट कंट्री है, इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब रीजन पे रीजन डिपेंड करती है। मतलब लद्दाख का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सब अलग होगा, वही राजस्थान का वो 3 ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और टेम्परेचर अलग होगा। और उसी पे डिपेंड होके हम कोई प्लांट लगाते हैं। क्यों? आप लद्दाख में इतनी ठंडी होती है, टेम्परेचर उसका माइनस में चला जाता है। ह्यूमिडिटी मतलब जो गर्मी टाइप में होती है वो तो आई थिंक 1 या फिर 2% ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता लद्दाख लेह लद्दाख में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ह्यूमिडिटी 1 या फिर 2 से बढ़े। और रेनफॉल तो होती है, बट डिफरेंस क्या है? हमारे पूरे इंडिया में लिक्विड की रेनफॉल होती है, बट लेह लद्दाख में स्नो का रेनफॉल होता है, मतलब सॉलिड का रेनफॉल। अब यही चीज हम चलते हैं राजस्थान पे। राजस्थान का टेम्परेचर 45, 50, इनफैक्ट 60। तो थार डेजर्ट का भी तो टेम्परेचर कितना 60 अब भी रहेगा। और उसकी ह्यूमिडिटी जो गर्मी है वो बहुत हाई जाती है। हाई कितनी है? आप जैसे टेम्परेचर 60 जा रहा है ना, तो ह्यूमिडिटी 30-40 चली जाती होगी। और रेनफॉल तो हम लोग 100 में से 30% मान सकते हैं। रेनफॉल वहां पे बहुत कम होती है, तो वो रीजन पे रीजन डिपेंड करता है। अब इंडिया का ही पार्ट लेह लद्दाख है, इंडिया का ही पार्ट थार डेजर्ट है राजस्थान। तो अब दोनों का टेम्परेचर कैसे अलग है, दोनों का ह्यूमिडिटी कैसे अलग है, दोनों का रेनफॉल कैसे अलग है? इन 2 जगह में सिमिलरिटी बस ये है कि ये इंडिया कंट्री में आते हैं। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in the different parts of country. अब मैंने कहा ना कि ठंड है
जहाँ पे ठंड है, पूरे साल ठंड पड़ती है, तो वहां पे तो ठंड वाले ही लगेंगे। अब वहां पे एप्पल का ट्री लगता है सबसे ज्यादा। अगर आप गूगल में भी सर्च मारो कि इंडिया में सबसे ज्यादा एप्पल ट्री कहाँ ग्रो होते हैं, तो जिस जगह पे स्नोफॉल होती है, जिस जगह पे ज्यादा ठंड है, हिमाचल, अपना जम्मू, उत्तराखंड, तो इन जगहों पे ही आपको सबसे ज्यादा मिलेगा एप्पल ट्री। क्यों? एप्पल जो है ठंड के मौसम में सरवाइव करते हैं। और वही चीज आप कैक्टस देखो, कैक्टस आपको राजस्थान में मिलेगा और कहीं आपको कैक्टस मिलेगा, बट सबसे ज्यादा कहीं भी सर्च मार लो, सबसे ज्यादा कैक्टस इंडिया में राजस्थान में। क्यों? वो सबसे ज्यादा गर्म है इसलिए। तो अब डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू बोर्ड चॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब इन लोग के, अब एप्पल ट्री को ग्रो करने का भी पैटर्न अलग होगा। कैक्टस को ग्रो करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे मतलब चले जाते हैं किसी और। अब चलो बिहार की तरफ, तो बिहार यूपी में क्या है, राइस, व्हीट, ये सब ग्रो करने का अलग तरीका है ना। अब पल्सेस ग्रो करने का अलग तरीका है। पंजाब में आओ तो बाजरा, मक्की, ये सब प्लांट्स को ग्रो करने का अलग अलग तरीका होता है। तो हम देखते हैं कि कौन से सीजन का कौन सा क्रॉप है, कौन से मंथ्स में आएगा और कौन कौन से क्रॉप है वो। तो स्टार्ट करते हैं खारिफ क्रॉप से। तो खारिफ क्रॉप होता है द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन, जो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं क्रॉप, उन्हें कहा जाता है खारिफ क्रॉप्स। The rainy season in India is generally from June to September. जून से सितंबर वो मंथ है जो कि खारिफ क्रॉप्स, नहीं, इन मंथ्स में खारिफ क्रॉप ग्रो होते हैं। और ये खारिफ क्रॉप्स है कौन कौन से? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ओके, तो सेकंड है राबी क्रॉप्स। तो ये विंटर सीजन का है। विंटर सीजन में, मतलब विंटर सीजन में जो क्रॉप हम उगाते हैं उन्हें राबी क्रॉप्स कहते हैं। और जो मंथ है, टाइम पीरियड है अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च ठंड होती है ना, सबको याद होगा, मेरे को खुद याद है। व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये सब हैं विंटर सीजन के क्रॉप्स, मतलब राबी क्रॉप्स। अब गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये सब हाईलाइट क्यों किया हुआ है, तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि ये जो रेनी सीजन है, ये जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन आपको याद रखना है, मतलब खारिफ क्रॉप और रेनी सीजन। खारिफ क्रॉप इज इक्वल्स टू रेनी सीजन, बस आप ये इसको याद कर लीजिए। वैसे याद नहीं हो रहा तो आप नोटबुक में नोट करके याद कीजिए। तो ये पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पेपर में आया था कि मतलब कौन से मंथ्स में आता है, मतलब जून टू सितंबर, और कौन कौन से प्लांट्स हैं। पेपर में रेनी सीजन वाला भी आ सकता है, मतलब कौन से सीजन का है। और आपको याद रखना खारिफ क्रॉप्स कब कब होता है। रेनी सीजन कब होता है? जून टू सितंबर। तो जून टू सितंबर में खारिफ क्रॉप्स होगा। और खारिफ क्रॉप्स के क्रॉप कौन से हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ऐसे करके याद कर लीजिए। तो राबी क्रॉप्स का क्या है? विंटर सीजन। राबी क्रॉप्स विंटर सीजन, राबी क्रॉप्स विंटर सीजन। और राबी विंटर सीजन कब आता है? अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च। और उसके बाद फिर इनके क्रॉप्स क्या क्या है? व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। Wheat, gram, pea, mustard and linseed. Besides these, pulses and vegetables are grown during summer and many places. अब बहुत सारे पल्सेस, वेजिटेबल, अब ऐसा तो नहीं कि इन दो ही सीजन में उगे और खत्म।
अब आप तो पूछोगे मैम आपने तो बताया था कि समर सीजन में विंटर सीजन में, अब ये समर सीजन का क्यों नहीं पता है? तो गाइस मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ कि जो समर सीजन का होता है, जैसे इसमें राबी क्रॉप्स कहते हैं विंटर सीजन के क्रॉप्स को, और खरीफ क्रॉप्स कहते हैं विंटर सीजन के क्रॉप्स को। तो ऐसे ही समर सीजन के क्रॉप्स को जेड कहते हैं, ZIED, जेड। तो उसके बाद जो बाकी बचे हुए पल्सेस है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सब समर सीजन में मतलब जेड क्रॉप्स में आते हैं। ओके, द प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Why can paddy not be grown in winter season? ओके, चलो बूझे के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। Why can paddy not be grown in winter season? आपको याद हुआ पैडी कौन से सीजन में था? याद करो याद करो याद करो। यस, रेनी सीजन में। ये देखो पैडी। तो फिर पैडी विंटर सीजन में क्यों नहीं होता? मतलब पैडी को हम लोग खरीफ क्रॉप्स क्यों नहीं मानते? तो चलो बुझो भैया, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पैडी इसलिए नहीं होता विंटर सीजन में क्योंकि अगर हम पैडी के क्रॉप को विंटर सीजन में लगाते हैं तो पैडी का क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि पैडी के क्रॉप्स को जितना मिनरल चाहिए उससे कम मिनरल उन्हें विंटर सीजन में मिलेगा, या फिर उससे ज्यादा मिनरल उसे विंटर सीजन में मिलेगा। तो दिस इज नॉट, मतलब किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर अमाउंट में चाहिए होता है। अब पर्टिकुलर अमाउंट वाली बात आपको समझ नहीं आई होगी तो मैं बता देती हूँ। अब जैसे स्टडी है, स्टडी एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा 12 आवर कर सकता है, 10 आवर कर सकता है। अब एक ह्यूमन की कैपेसिटी है 10 आवर पढ़ने की, वो 2 घंटे बिना हिले पढ़ सकता है, तो उसकी कैपेसिटी है कि वो 2 घंटे पढ़ सकता है। अब 2 से 2.5 घंटा हो सकता है, बट 4 घंटा तो नहीं हो सकता। 2 से अगर वो 4 घंटा बैठेगा, 4 घंटा, तब उसकी कैपेसिटी तो 2 घंटे तक थी। अब वो उससे ज्यादा बैठ जाता है, या फिर उससे कम बैठेगा तो उसे मन नहीं लगेगा कि आज तो मैं इतना कम पढ़ा, या फिर उससे ज्यादा बैठ जाएगा तो उसको मतलब थोड़ा बॉडी में फील होने लग जाता है कि हाँ स्ट्रेस हो रहा है, कहीं पीठ में दर्द हो रहा है, ऐसे। अब हर एक चीज का एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है। अब आपकी इच्छा है 2 रोटी खाने की, आपको भूख लगी बड़ी जोर से, 2 रोटी से ज्यादा खा ही नहीं पाते, और आपको मिल रहा है 1 रोटी, आपका पेट भरेगा? या फिर आपको मिल रहा है 5-6 रोटी की, इसको खाओ खाओ खाओ, इसको खा के रहो, तो ऐसे तो उल्टी आ जाती है। तो पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए ना, 2 से 2.5 हो सकता है, उससे ज्यादा तो कोई नहीं खा पाएगा। वही मैं कह रही हूँ, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ, ओ बुझो भैया आपकी बहन ने आंसर दे दिया। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, therefore it is grown only in rainy season. अब देख लो, पैडी को बहुत सारा वाटर चाहिए जो कि विंटर सीजन में उसे मिलेगा नहीं। थैंक यू दीदी, आपने हमको बता दिया। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow the ornamental plant in your house. तो जो कल्टीवेशन है क्रॉप्स की वो एक्टिविटीज पे डिपेंड होती है, जो कि कितना टाइम ले रहा है, कितना उसको मॉइस्चर चाहिए, कितना वाटर चाहिए, कितनी सनलाइट चाहिए। तो अब you may find that these activities are similar to these carried out by the gardener. अब आपने ये सब गार्डनर को देखा होगा करते। अब जैसे पैडी का क्रॉप है, पैडी के क्रॉप को ज्यादा वाटर चाहिए, तो पैडी के क्रॉप्स को ज्यादा वाटर मिलेगा तभी वो सरवाइव करेगा ना।
है ना। तो वही बात है कि मतलब गार्डनर को देखा होगा कौन से क्रॉप को कितना वाटर चाहिए, कितना सनलाइट चाहिए, उसी हिसाब से वो काम करते हैं जो आपके घर के पास है। अब ऐसे तो नहीं तुम लोग कहीं खेत घूमने चले गए कि खेत में चलो देखते हैं फार्मर क्या कर रहे हैं, तो उनके पास लार्ज स्केल होता है ना, तो उनका मतलब देखना इजी नहीं पड़ता, मतलब उसको समझना इजी नहीं पड़ता। वही गार्डनर को देखो, गार्डनर को के काम से आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो उसके बाद दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड, क्या रेफर करती है भाई, टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दीज एक्टिविटीज आर लिस्टेड बिलो। अब जो ये सब एक्टिविटी है, अब कोई भी प्लांट उगाने से पहले भी तो काम होते हैं और प्लांट उगाने के बाद भी काम होते हैं। तो वही अभी लिस्ट जो है ये ब्लू कलर की मैंने जो हाईलाइट किया है, इसमें आपको पता लगेगा। पहला, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब अब देखो हम लोग मिडिल क्लास हैं, हमने अभी हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है, 1 हेक्टेयर नहीं मतलब लार्ज स्केल में लैंड है। तो उस लैंड को हम लोग क्या करते हैं, पहले समर में उसका उगाते हैं। समर का जैसे ही हम समर का फसल कट जाता है, हम लोग विंटर में उगाते हैं, रेनी में उगाते हैं, फिर रेनी का कटता है, फिर हम लोग विंटर में उगाते हैं। तो ऐसे तो सॉइल का जो मिनरल्स है वो तो सब चला जाता है। तो उस मिनरल्स को रिकैप करने के लिए क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है सॉइल को। अब बोलेंगे कि हम लोग दूसरा सॉइल डालते हैं, नहीं 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 नहीं, हम लोग दूसरा सॉइल नहीं डालते। हम लोग क्या है, जैसे ट्रैक्टर की हेल्प से उन सबको प्लू ट्रैक्टर होय ये सब की हेल्प से उसको क्या थोड़ा साइड साइड कर, मतलब अंदर के मिनरल्स को खोद के बाहर लाते हैं, मतलब अंदर की सॉइल को बाहर लाते हैं, बाहर की सॉइल को अंदर करते हैं। तो इसे कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और सोइंग, सोइंग मतलब बीज को जमीन में डालना ताकि एक प्लांट ग्रो हो। थर्ड है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब मैन्योर क्या होता है, जो खाद होता है, खाद कौन सा, जो घर पे बनाया जाता है, जैसे जो काउ डंग के, तो काउ डंग को हम लोग सॉइल के अंदर डालते हैं और 1-2 मंथ्स के बाद जब उसे निकालते हैं तो प्रिपेयर सॉइल रहता है, मतलब मैन्योर बन जाता है। और उस सॉइल को अगर हम लोग अपने प्लांट्स पे डालेंगे तो वो क्या एक फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। और फर्टिलाइजर कौन सा, केमिकल वाला। फर्टिलाइजर और मैन्योर में यही डिफरेंस होता है कि मैन्योर जो होता है वो ह्यूमन मेड होता है, मतलब ह्यूमन मेड नहीं, नेचुरल होता है और नेचुरल चीज़ों से बनता है, और फर्टिलाइजर केमिकल से बनता है। इरिगेशन, इरिगेशन मतलब वाटरिंग द प्लांट्स। अब वो इरिगेशन के भी बहुत सारे मेथड होते हैं, इरिगेशन के भी बहुत सारे मेथड होते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड से प्रोटेक्ट करना, वीड से प्रोटेक्ट करना। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम व्हाट इज वीड्स। वीड्स बच्चे, वीड्स क्या होता है, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होता है जो कि प्लांट्स के बीच में ग्रो हो जाता है। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटना। और स्टोरेज, स्टोरेज मीन्स उन फसलों को जो हमें मिला, जो हमें ग्रेन्स मिले उन्हें रखना। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, हैव अ ग्रेट डे।